हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आने वाली एग्जाम DFCCIL के लिए जनरल अवेयरनेस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ न्यू क्वेश्चंस, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। शायद उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, तो आपको सेशन कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो कंप्लीट एंड तक सेशन को देखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी, कुछ वीडियोज़ जो है DFCCIL के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे होंगे, आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल, उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किया है। सेम क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस किया है, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बट उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। तो गाइज, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया एट प्रेजेंट। इंडिया में एट प्रेजेंट कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 18। टोटल इंडिया में एट प्रेजेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, उसे बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ठीक है, जो कि ये सारे कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कांचनजुंगा सिक्किम में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस आसाम में है, दिब्रू सिखोवा असम में है, नोकरेक मेघालय में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। उसी तरह ये सारे आपको 18 ध्यान में रखने होंगे। आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिम्प्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, तो आंसर विल बी उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह आपको कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी हैज़ ओपन इन डैश स्टेट इन इंडिया। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी ओपन किया गया इंडिया के कौन से स्टेट में, तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी ओपन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश की वो है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, वो है पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, सातपुरा। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश के, जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। आप चाहते हो अगर आप सारे स्टेट्स के अगर आप नेशनल पार्क्स को याद करना चाहते हो, वो भी एक ट्रिक की मदद से, तो चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप वो ज़रूर जाकर देखो। आप ट्रिक की मदद से सारे हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे और वहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, वो सारे वो दोनों वीडियो में कवर अप किए गए हैं, वो भी एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो आप ज़रूर देखोगे तो आपको सारे स्टेट्स के जो नेशनल पार्क्स है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के लिए भी ट्रिक बताई है। ठीक है, तो आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड साथ ही साथ आपके जो भी सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन बहरीन जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हेल्ड वर्चुअली रिसेंटली। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। रिसेंटली इंडिया और बहरीन के बीच में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बहरीन की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मनामा। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। इंडिया और बहरीन की ये पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने हेल्ड की थी, जो कि हुई 4 फरवरी 2021। मतलब ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एंड इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको कि बहरीन का कैपिटल क्या है, जो कि थी मनामा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हम न्यूज़ तो पढ़ के जाते हैं कि इंडिया और बहरीन के बीच में एक जॉइंट मीटिंग हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई वो भी हमें पता रहता है, लेकिन होता क्या है कि हमें कुछ और ही पूछा जाता है। यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि बहरीन का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका मनामा। अब हम बाकी जो ऑप्शंस है उसकी भी कैपिटल, वो जो कैपिटल्स हमें गिवन है उसकी हम देख लेते हैं। जैसे कि अबू धाबी, कौन सी इसकी कैपिटल है, कौन से कंट्री की कैपिटल है, तो वो है UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की वो कैपिटल है अबू धाबी। देन तेहरान किसका कैपिटल है, तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। एंड देन है आपका बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक। इराक का कैपिटल है बगदाद एंड ईरान की कैपिटल है तेहरान। एंड
बहरीन की है मनामा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंडिया और बहरीन के बीच में ये पहला जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ, जो कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस चीज़ के लेके लिए हुआ, तो वो हुआ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुट हिल रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। फुट हिल रेंज जो हिमालय की जो फुट हिल रेंज होती है उसे क्या बोला जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शिवालिक, उसे बोला जाता है शिवालिक। अब आपको इस मैप पे नजर आ रहा होगा शिवालिक किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी। हमारी हिमालय की रेंजेस होती है, सबसे टॉप जो रेंज है, ठीक है, सबसे इनर जो रेंज है हिमालय की, उसे बोला जाता है हिमाद्री, जो कि नंबर 1 है। ठीक है, जो कि आपका नंबर 1 है। देन है द लेसर हिमालय, उसको बोला जाता है नंबर 2 जो है उसे बोला जाता है हिमाचल। लेसर हिमालय का क्या बोला जाता है? हिमाचल। एंड जो आउटर हिमालय होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है शिवालिक, उसे ही बोला जाता है फुटहिल रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, तो नंबर 1 इज हिमाद्री, नंबर 2 हिमाचल एंड नंबर 3 शिवालिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो फुटहिल रेंज ऑफ हिमालय को बोला जाता है शिवालिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? हमारा ऑप्शन डी हुआ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर सिचुएटेड है एंड उसे क्या बोला जाता है, ये हमें बोला है। अब कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी। तो ये पिक्चर आपको नजर आ रही होंगी। अब कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, एक नदी इस साइड से आ रही है, एक नदी जो है आपकी इस साइड से आ रही है और एक आपकी इस साइड से आ रही है। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ये जो संगम होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, इसे बोला जाता है कॉन्फ्लुएंस और इसे बोला जाता है संगम। दो नदियों का संगम बन के एक नदी बनती है। ठीक है, तो अब हम 5 संगम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के संगम को क्या बोला जाता है। तो देखो आपको ये पिक्चर में, अब आपको ये पिक्चर को अच्छे से देखना है, ये वाली पिक्चर को। आपकी ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है अलकनंदा रिवर। ठीक है, ये क्या है आपकी अलकनंदा रिवर। ठीक है, देन आपका ये पिंक कलर का लाइन क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों की बात की जा रही। जब ये अलकनंदा और ये मंदाकिनी, ये जो केदारनाथ से आ रही है, अगर ये मर्ज होती है तो आपका क्या तैयार हो रहा है, रुद्रप्रयाग। उसे क्या बोला जाता है, रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल 5 प्रयाग जो होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, वो कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी ये हमारी अलकनंदा है और सभी अलकनंदा के साथ मर्जअप होके ही बनते हैं, ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम विष्णुप्रयाग। ये अलकनंदा रिवर है हमारी ब्लू, और यहाँ से जो आ रही है वो आ रही है धौली गंगा। ये धौली गंगा और अलकनंदा रिवर मर्ज होके हमारा सबसे पहला जो प्रयाग बन रहा है वो है आपका विष्णुप्रयाग। ठीक है, देन नेक्स्ट रुद्रप्रयाग मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मर्जअप होते हैं तो आपका रुद्रप्रयाग बनता है। देन है नेक्स्ट नंदाप्रयाग। नंदाप्रयाग कैसे बनता है, अब नंदाकिनी का कैसा है, देखो नंदाकिनी ये अलकनंदा रिवर आ रही है एंड उसी के साथ साथ ये येलो कलर की आपको नंदाकिनी की लाइन नजर आ रही है। तो ये अलकनंदा और नंदाकिनी जब मर्जअप होती है तब बनता है आपका नंदप्रयाग। अभी तक हमने 3 देखे। सबसे पहला देखा हमने विष्णुप्रयाग, देन देखा हमने रुद्रप्रयाग, देन देखा हमने नंदाप्रयाग। अब है हमारा नेक्स्ट कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कैसे बनता है, कर्णप्रयाग जो बनता है वो अलकनंदा रिवर और ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है यहाँ पे पिंदर गंगा, इन दोनों को मिल के बनता है आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, देन लास्ट है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग कैसे बनता है, देवप्रयाग बनता है अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से आ रही है, इन दोनों को मिक्स होके आपका बनता है देवप्रयाग। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका देवप्रयाग। और इसी को कंटिन्यू करके जो रिवर बनती है वो बनती है हमारी गंगा। ठीक है, ये दोनों रिवर जब मर्ज हो जाएंगी, भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब मर्ज हो जाएंगी तो आपका देवप्रयाग तो बन ही जाएगा एंड इसके बाद जो एक रिवर फॉर्म हो जाएगी वो होगी आपकी गंगा रिवर। जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर आपको ऊपर नजर आ रही होगी, ये अलकनंदा रिवर यहाँ से आ रही है और ये भागीरथी रिवर यहाँ से आ रही है और ये दोनों जहाँ पे मर्ज हो रही है इस प्रयाग को आप बोलेंगे देवप्रयाग, लेकिन यहाँ पे जो रिवर फॉर्म हो गई वो आपकी बन गई है गंगा रिवर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको ये 5 प्रयाग समझ आए होंगे। अलकनंदा रिवर सब में कॉमन थी, उसके अलावा आपको एक अलग अलग कलर्स की लाइंस थी। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया धौली रिवर। धौली रिवर लाइट पिंक कलर में थी। ठीक है, वो मर्ज हुई
ठीक है, तो हमारा बन गया विष्णुप्रयाग। देन रुद्रप्रयाग, अलकनंदा रिवर और मंदाकिनी रिवर मर्जअप हुई, तो आपका बन गया रुद्रप्रयाग। देन नंदप्रयाग, नंदप्रयाग कैसा बना, अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी रिवर ये दोनों मर्जअप हुई और आपका बना नंदप्रयाग। ठीक है, ये नंदप्रयाग बना आपका। देन नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कैसे बना, अलकनंदा रिवर और ये पिंदर गंगा जो कि ग्रीन कलर की थी ये मर्जअप होके बना। एंड देन देव प्रयाग जो बना वो गंगोत्री से जो भागीरथी रिवर आ रही थी और अलकनंदा रिवर को मिक्स करके बना आपका देव प्रयाग। और इन दोनों को मर्जअप होने के बाद जो बाद में जो रिवर फॉर्म होती है वो होती है आपकी गंगा रिवर। तो ये थे हमारे 5 प्रयाग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन जनरल भी पता होना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इन जनरल आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारे कॉन्फ्रेंस जो हमने 5 आज डिस्कस किए वो समझ आए होंगे। जो विष्णुप्रयाग आता है उसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो वो उत्तराखंड में है, सारे उत्तराखंड में ही है लेकिन इनके डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग है। विष्णुप्रयाग चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, देन नंदप्रयाग अगेन चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्णप्रयाग भी चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड देवप्रयाग जो आता है वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो हमें जो इस क्वेश्चन में पूछा था वो अलकनंदा और मंदाकिनी का पूछा था, तो इन दोनों को मिलकर बनता है हमारा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। मेट्रोलॉजी ये जो स्टडी है ये किस चीज़ की स्टडी होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है मेट्रोलॉजी। उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है द स्टडी ऑफ वॉल्केनोज इज नोन एज वॉल्केनोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी को बोला जाता है माइकोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है एंड मिनरल्स की स्टडी को मिनरोलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है हमारा नोंगक्रीम फेस्टिवल। नोंगक्रीम फेस्टिवल जो है वो है हमारा मेघालय का। ठीक है, देन नेक्स्ट है चापचारकुट फेस्टिवल। चापचारकुट फेस्टिवल जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। थर्ड है कराची पूजा। कराची पूजा बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होता है। कराची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है एंड द्री फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपके साथ यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। उसी के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपके साथ मेंशन किए हुए हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, कौन से सिटी से कौन से फेस्टिवल्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज क्राउन्ड एज अ 57th VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 इन द February 2021। 2020 की VLCC की फेमिना मिस इंडिया का क्राउन किसे दिया गया February 2021 में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है। और ये जो एडिशन था ये 57th एडिशन था 2020 का VLCC फेमिना मिस इंडिया जो दिया गया वो दिया गया है 2020 का, वो दिया गया मनसा वाराणसी को, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2021? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस साल का जो थीम था वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। जादव पेंगयांग जो है इस पिक्चर में जो आपको दिख रहे होंगे, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है जादव पेंगयांग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस नुथापति वेंकटा रमना टुक ओथ एज अ डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2021। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 48। तो एन वेंकट रमना जो बने हैं वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हुईजो का आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो में ऑलरेडी ये वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ये जाकर देख सकते हो। इसमें सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन
और जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली हुई है, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी, और उसके अलावा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर जाकर देखो, आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये एक वीडियो देखोगे तो आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अपॉइंटमेंट का तो आपका एक नंबर भी पक्का हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इज ओपन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल, जो कि है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल में पहला पॉलिनेटर पार्क को ओपन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन जनवरी 2021। जनवरी में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया गया, तो इसे किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमित शाह। अमित शाह ने लॉन्च किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम लाया गया कोल माइंस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लाया गया है, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया है अमित शाह ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू रीजनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर सिटिंग इन अ स्क्वायर फेसिंग सेंटर। दे आर सिटिंग 1 each एट द कॉर्नर एंड 1 each एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें बोला गया है कि 4 लोग जो है वो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं एंड 4 लोग जो है वो मिडिल में बैठे हुए हैं, और सारे के सारे लोग जो है वो सेंटर फेसिंग है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हम स्टार्ट करेंगे। मधु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू उषा हु इज जस्ट टू गीताज राइट। मतलब कि क्या बोला है, सपोज अगर मैंने मधु को यहाँ पर प्लेस किया तो उसके जस्ट अपोजिट में जो बैठी हुई है वो है डायगोनली अपोजिट। मतलब कि क्या होता है, इसे बोलते हैं डायगोनली अपोजिट। सपोज ये स्क्वायर है तो ये क्या हो गई, उसकी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, इसे बोला जाता है डायगोनली अपोजिट। ठीक है, तो डायगोनली अपोजिट में कौन बैठी हुई है? उषा बैठी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो कि है हु मतलब कि किसी के लिए होगा, ये उषा के लिए होगा, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, हु एंड। ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। हु, विच एंड। विच जो होता है वो उसी के बाजू के वाले के लिए बोला जाता है, हु भी उसके जो बाजू में होता है उसी के लिए बोला जाता है, लेकिन एंड जो होता है जो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग का लेटर होता है उसके लिए बोला जाता है। वो आपको मैं बताऊंगी अभी। जैसे कि हु इज जस्ट गीताज राइट, मतलब कि गीता के राइट में उषा है, ये बोला जाता है। तो गीता कहाँ पे होगी हमारी? यहाँ पे होंगी। ठीक है, गीता के राइट में उषा है जो कि मधु के डायगोनली अपोजिट में है। इतना समझ आया? बढ़ते हैं आगे। रॉय इज नेक्स्ट टू गीता। रॉय जो है वो गीता के नेक्स्ट में, मतलब कि कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, क्योंकि प्लेस एक ही बची है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? एंड अपोजिट टू गोपी। अपोजिट मतलब कि ऐसे अपोजिट, तो गोपी के अपोजिट में बैठा हुआ है तो गोपी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हु इज, हु मतलब कि कौन? गोपी। गोपी इज इमीडिएटली बोस लेफ्ट, मतलब कि बोस की लेफ्ट में, तो बोस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसके लेफ्ट में गोपी आ गई। ठीक है, सुमा इज नॉट मधुस राइट। मधु का राइट ही आता है, यहाँ पे सुमा नहीं बैठेंगी तो सुमा के लिए जगह भी फिर खत्म हो जाती, तो सुमा हमारी यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, बट अपोजिट टू प्रेमा। ऑब्वियसली प्रेमा की प्लेस भी यहीं बचती है तो प्रेमा यहीं पे आ जाएगी, और प्रेमा और सुमा जो है वो अपोजिट भी हो जाएगी, तो हमारा भी अरेंजमेंट क्या हो गया है? रेडी हो गया है। ये समझ आया आपको? यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात क्या थी, हु जो था वो उसके जो इमीडिएट पहले बैठा होता है ना उसके लिए पूछा जाता है, और यही हु की जगह सपोज यहाँ पे एंड होता है तो ये एंड किसके लिए बोला जाएगा? जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग का होता है उसके लिए बोला जाता है। सपोज बोला है कि ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बी के राइट में तो है लेकिन एंड ए इज लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, ये जो एंड आता है ना, ये जो सेंटेंस का स्टार्टिंग का लेटर होता है, मतलब वर्ड होगा, लेटर होगा, किसी का नाम होगा, तो वो उसके लिए होता है। एंड बी के लिए नहीं लगाओगे आप, बट उसी के जगह पे अगर हु होता तो आप बी के लिए लगाओगे। ठीक है, विच होता तो वो बी के लिए होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एंड, हु और विच। ठीक है, एंड जब भी आता है तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग के लेटर के लिए आता है। हु जब भी आता है तो वो इमीडिएट बाजू वाले के लिए आता है। विच आता है वो भी इमीडिएट बाजू वाले के लिए आता है। ठीक है, समझ आया? बढ़ते हैं आगे। हमें क्वेश्चन जो पूछा था हु इज अपोजिट टू बोस पूछा था, तो बोस के अपोजिट में कौन है? गीता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द ऑड वन आउट। प्रेमा, मधु। अब प्रेमा और मधु क्या है? इमीडिएट एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए हैं। रॉय और गीता।
रॉय और गीता दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए हैं। देन है उषा और सुमा, ये दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं। एंड गोपी एंड रॉय, गोपी और रॉय कैसे है, अपोजिट में बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर शैल कंप्लीट द गिवन क्वेश्चंस फिगर। अब अभी तक इसके पहले के जो सेशंस आए 2, उसमें मैंने आपको जो है जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वही उसी टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप किया। अब हम और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल आपका जिस टॉपिक को कवर अप किया, ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम आपको उसी टाइप के पूछा जाएगा। वो टाइप का तो आपको पढ़ना ही है, और उसके अलावा भी जो रीजनिंग के और भी पैटर्न्स है वो सारे मैं आपके कवर अप करवाऊंगी, ताकि कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ, ये है क्वेश्चन फिगर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन पे जो गैप दी हुई है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिक्स्ड होगा ये आपको बताना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले जब भी आपको ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला काम सबसे पहले आपको करना है, ठीक है? तो आप आपका आंसर डेफिनेटली श्योर वाला बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। कैसे, अभी देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 वो प्लेस्ड हो पाएगा क्या? नहीं, इनकम्प्लीट है, एलिमिनेट। सबसे पहले एलिमिनेट कर देना। अब ऑप्शन 2 जो है हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है और यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे जब बनेगा तो 2 बॉक्सेस बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बन सकता है, ठीक है? ये बाद में श्योर मैं बताती हूँ आपको। फिर थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ भी फिगर है नहीं, ठीक है? हमें एज इट इज़ जो है, जैसा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है उसी तरह हमें राइट हैंड साइड में बनाना है, ठीक है? तो हमारा थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें जो प्रॉब्लम जाएगा वो जाएगा बिटवीन ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि उसी टाइप का हमें जो 2 बॉक्सेस थे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे थे, 2 ट्राइंगल्स, उसी तरह यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब 2 और 4 में हम हमारा आंसर को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हमारे जो ट्राइंगल्स है ना वो हमारे स्क्वायर को अटैच नहीं है, ये बात आपको नज़र आ रही है, ठीक है? उसी तरह ऑप्शन 4 में भी अटैच नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में हमारे जो ट्राइंगल्स है वो अटैच हो चुके हैं स्क्वायर्स को, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। और ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। इसी टाइप से आपको जब भी फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम गड़बड़ी में क्वेश्चन के आंसर को गलत टिक कर देते हैं, तो हमें ऑप्शंस 4 नज़र आएंगे, एलिमिनेट करो, 2 बच जाएंगे जिनमें हमें कंफ्यूज होगा, अच्छे से ऑब्जर्व करो। और बेसिक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्किल होता है इसमें। बहुत से लोग घाई में ऑप्शन 2 भी मार्क करके आ जाएंगे, बट हमें जो देखना है वो ये चीज़ देखना है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह बना हुआ है और वो हमारी ऊपर की लाइन और उसके बीच में गैप है, ठीक है? तो वो इस तरह ही बनेगा, ठीक है? ट्रायंगल भी इस तरह बनेगा उसके, और दोनों के बीच में गैप भी फॉर्म हो रही है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू डायरेक्शन। राणा वॉक्स 20 मीटर स्ट्रेट इन नॉर्थ डायरेक्शन। राणा जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में गए, ठीक है? एंड 20 मीटर टू द राइट। अब उन्हें राइट टर्न लिया और फिर से वो 20 मीटर चले। Then very times turning to his left he walked 5, 25 मीटर respectively। मतलब कि अब उन्होंने 3 बार लेफ्ट टर्न लिए, और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 1 by 1, जिस स्टेप में दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी स्टेप में जाना है। ऐसा नहीं कि पहले 25 जा रहे, फिर 25 जा रहे, फिर 5 जा रहे, ऐसा नहीं होगा। पहले 5 लेफ्ट जाएंगे, फिर उसके बाद 25 लेफ्ट जाएंगे, फिर उसके बाद 25 लेफ्ट जाएंगे। तो रिस्पेक्टिवली मतलब 1 by 1 जिस सिक्वेंस में दिया है उसी सिक्वेंस में आपको 3 लेफ्ट टर्न मारने हैं। पहला लेफ्ट टर्न मारा 5, सेकेंड लेफ्ट टर्न मारा 25, थर्ड लेफ्ट टर्न मारा 25। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन में पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था। एंडिंग पॉइंट क्या बना? ये बना। कितनी दूरी पर है वो है 5 मीटर्स की दूरी पर। कैसे? क्योंकि ये जो टर्न मारा था, ये जो था, ये हमारा 20 मीटर का है, ठीक है? और ये कंप्लीट जो है ये 25 मीटर का है कंप्लीट, ठीक है? ये कंप्लीट 25 मीटर का है। ये समझ आया आपको? और ये जो है ये 20 मीटर का होगा, तो बचा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर। तो ये गैप कितनी की होगी? 5 मीटर की होगी। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज ऑफ फिगर्स बाय सिलेक्टिंग अ करेक्ट आंसर फिगर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। अब हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट फिगर क्या होंगी ये पता करना है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑप्शंस को नहीं देखना, आपको जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ, मतलब ये क्या किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये एक पैटर्न हुआ। हम बेसिक क्वेश्चन होता है, जब भी एक पैटर्न पूछा जाता है तो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना है। अब कैसे, देखो सबसे पहले ये सर्कल यहाँ पर है पहली वाली जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक गैप छोड़ी है और एक गैप के बाद तो वो सेकेंड वाली फिगर में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद उसने 2 गैप्स को छोड़ा है और थर्ड वाली फिगर में वो बराबर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये 3 गैप्स को छोड़ा है और ये वाली प्लेस पे वो फोर्थ फिगर पे आ गया है। दैट मीन्स अब होगी 4 प्लेसेस को छोड़ा जाएगा और अब वो ये वाली जो प्लेस है वो यहाँ पर आएगा। ये वाली प्लेस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में गिवन है, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हम जब बहुत पैनिक हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे तब ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, नहीं समझ आ रहा था किस टाइप से ये पैटर्न था। तो आपको कामली सॉल्व करना है, अच्छे से देखना है, तो आप ज़रूर इसका आंसर करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सिंपल था, पहले एक मतलब सीक्वेंस जो था वो 1 डॉट छोड़ के था, फिर 2 डॉट छोड़ के था, फिर 3 डॉट छोड़ के था, तो लास्ट वाला होगा 4 डॉट छोड़ के, तो वो था हमारा ये। तो ये पोर्शन यहाँ पे गिवन है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। अब हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड कंक्लूजन्स दिए, पता करना है। स्टेटमेंट जो है, इस कंप्लीट स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं आंसर कर पाते हो तो उसको इंटरकनेक्टेड एक स्टेटमेंट बना लिया करो हर बार। जैसे कि इस तरह बनेगा, P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन T। ये ऑलरेडी कैसा था ना, बीच में सिर्फ कॉमा दिया हुआ था, बाकी ये कनेक्टेड ही स्टेटमेंट था, नहीं भी बनाया रहता तो भी आप आंसर कर सकते थे। बट अगर कन्फ्यूजन होता है तो बना लिया करो, कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, T इज लेस देन Q। यस, T इज लेस देन Q, क्यों, क्योंकि हम अगर देख पा रहे हैं तो हमें इजीली नजर आ रहा है कि T जो है वो लेस देन Q है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देन बोला है R इज लेस देन P। यस, ये भी करेक्ट है। हम R और से P की तरफ अगर देखते हैं तो R इज लेस देन P, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन गिवन क्लासेस। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमें ये 3 चीज़ें दी है, एप्पल, ऑरेंज एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब इन तीनों के बीच का हमें क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, और वो भी किस में दिखाना है, हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो अब एप्पल और ऑरेंज ये दोनों क्या है, फ्रूट्स है। एप्पल और ऑरेंज ये दोनों क्या है, फ्रूट्स है। ये हुआ हमारा एक एप्पल और ये हुआ हमारा ऑरेंज, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है फ्रूट्स। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, फ्रूट, सपोज ये सपोज फ्रूट है तो इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, एप्पल भी आएगा ऑरेंज भी आएगा। तो इस टाइप का डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन 2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें जो रिलेशन था वो फ्रूट्स का था। तो फ्रूट्स का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, एप्पल और ऑरेंज के साथ हो जाएगा। सपोज ये कंप्लीट एक फ्रूट है तो फ्रूट के टाइप्स क्या, मतलब फ्रूट्स में क्या क्या आता है, एप्पल भी आता है तो ऑरेंज भी आता है, तो दोनों फ्रूट्स के अंदर के आ जाएंगे, अंदर में आ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सिलोजिज्म। ऑल ऑरेंज आर लेमन, तो हम बना लेंगे फिगर को, ऑल ऑरेंज आर लेमन। नेक्स्ट है नो लेमन इज अ पम्पकिन, नो लेमन इज अ पम्पकिन एंड ऑल पम्पकिन आर गुड। ये हमारा फिगर बन चुका है। अब सबसे पहला हमारा कंक्लूजन है सम लेमन्स मे बी गुड, सम लेमन्स मे बी गुड। हमें क्या बोला है, कुछ लेमन गुड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बोलिए, सम लेमन्स में बी गुड। येस इट इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि लेमन का पंपकिन के साथ निगेटिव रिलेशन है, लेमन का गुड के साथ कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, और पूछा कितना जा रहा है, सिर्फ सम की बात की जाती है। तो कुछ लेमन तो गुड हो ही सकते हैं। मे बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो सम लेमन्स मे बी गुड इज अ पॉसिबिलिटी, जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी कब करेक्ट होती है, मैंने आपको बताया था, जब भी हमें फिगर में, अब मुझे बताओ फिगर में आपको सम लेमन आर गुड दिख रहा है क्या,
सम लेमन आर गुड मैं बोल सकती हूँ क्या फिगर में? नहीं बोल सकती हूँ। जब भी फिगर में जो कंक्लूजन हम नहीं बोल नहीं सकते, जो हमें नज़र नहीं आता है, वो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है हमारी? करेक्ट हो जाती है। सम लेमन आर गुड हो सकता है क्या फिगर में देख के? नहीं हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। पॉसिबिलिटी कभी भी अपोजिट वर्क करती है। जो फिगर में हमें दिखाई नहीं देता वो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑरेंज being a good is a possibility. All orange being a good is a possibility. Yes, it is also correct. क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे ऑरेंज क्या गुड हो सकते हैं क्या? हमें फिगर में नज़र आ रहे हैं क्या? नहीं नज़र आ रहे। अगर हमें फिगर में नहीं नज़र आ रहे तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो। पॉसिबिलिटी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कैसे आंसर करें नहीं समझ आया, एक ही स्टेटमेंट ध्यान में रखो मेरा, जो भी फिगर में पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है, वो सारी करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे ऑल ऑरेंज गुड दिख रहा था क्या फिगर में? नहीं दिख रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदेश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। अब ये सपोज ये टॉप है, ये टॉप है, यहाँ से 7th पोजिशन पे आता है सुदेश एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। और अगर बॉटम से अगर मेजर करो तो वो 28वीं प्लेस पे आता है। मतलब टॉप से देखो तो वो 7th है और नीचे से देखो, बॉटम से देखो तो वो 28th पे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? मतलब कैसा हो जाएगा? 7 स्टूडेंट्स, मतलब 7 स्टूडेंट्स यहाँ से टॉप पे आए तो वो 7 है और इधर से क्या तो वो 28th है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर देंगे और एक पोजीशन कहाँ की तो भी माइनस करनी होगी, क्योंकि हम टॉप से भी उसी को ऐड कर रहे हैं और बॉटम से भी उसी को ऐड करें, मतलब उसी की पोजीशन को, एक्चुअली सुदेश की पोजीशन को अपन 2 बार ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 + 28 इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, तो वो कितना आएगा आपका 35। मतलब 35 तो आ जाएगा, लेकिन हमने जो सुदेश की पोजीशन ली वो 2 बार ली, एक तो टॉप से भी ली और बॉटम से भी ली, तो उसी की पोजीशन को एक बार माइनस कराऊंगा। कोई भी एक जगह से हम उसको काउंट करेंगे ना, 2 सुदेश थोड़ी ना, एक ही सुदेश है ना, ठीक है, तो हो जाएगी 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग दिया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? r@s। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? m इज द डॉटर ऑफ n। मतलब कि एट द रेट किसका रिलेशन बता रहा है? हमें डॉटर का रिलेशन बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? r इज द डॉटर ऑफ s। जब भी मैं फीमेल के बारे में, आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं फीमेल को सर्कल से डिनोट करती हूँ ब्लड रिलेशन में, जो मेल होते हैं उसे मैं स्क्वायर से डिनोट करती हूँ, और अगर कपल का रिलेशन आया, सपोज कपल आया, तो मैं उसे स्टार से डिनोट करती हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप जब भी मेरे वीडियो देखो तो आपको ये कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे था r इज द डॉटर ऑफ n, तो डॉटर थी इसलिए मैंने सर्कल से डिनोट किया। r इज द डॉटर ऑफ s, तो ये इस तरह बन जाएगा r इज द डॉटर ऑफ s, ठीक है। देन क्या बोला है? s एंड t के बीच में किसका साइन आया हुआ है? डॉलर का, एंड डॉलर का इंडिकेट करता है हस्बैंड, मतलब कि s इज द हस्बैंड ऑफ t। समझ आया? s इज द हस्बैंड ऑफ t। देखो हस्बैंड आया तो मैंने क्या किया, उसको स्क्वायर से डिनोट किया, देन t उसकी फीमेल हो जाएगी, और कपल था तो मैंने स्टार डिनोट किया। ये समझ आ गया? अब हमारा जो अरेंजमेंट था वो रेडी हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब कि अभी हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? t इज द सिस्टर ऑफ r। t r की सिस्टर है, गलत नहीं है, दिख ही नहीं रहा। t r की सिस्टर कैसे हो सकती है? गलत हो जाएगा। t इज द मदर इन लॉ ऑफ r। क्या बोला है? t इज द मदर इन लॉ ऑफ r। r की मदर इन लॉ है क्या t? नहीं, गलत हो जाएगा। मदर इन लॉ नहीं है, वो तो उसकी मदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन है टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ r। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ r। टी का सिस्टर इन लॉ है क्या? नहीं, वो तो मदर है, तो टी इज द मदर ऑफ r। तो जिस ऑप्शन में गिवन है वो है ऑप्शन डी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी और r का रिलेशन पूछा होता, टी तो r की मदर थी, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन कोड बैन इज रिटन एज 25, 26, 13, देन लैंड विल बी रिटन एज व्हाट। अब बैन का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है BAN, बैन। इसका कोड है 25, 26 एंड 13। अब आप बोलोगे कि ये कैसे,
ठीक है, तो आपको अभी लैंड का कोड निकालना है। तो ये जो है, जिसको भी अपोजिट पोजिशनल वैल्यू पता होगी या फिर जिसको भी अपोजिट्स पता होंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, वो इसका आंसर बहुत क्विकली कर पाएंगे। देखो, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, ये होते हैं अपोजिट्स। मतलब क्या होता है, आप ए से एम तक के ए बी सी डी लिख लो। आपको चार्ट में अपोजिट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ अभी बताया, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, ये होते हैं अपोजिट्स। ठीक है, तो जैसे कि ए का कोड यहाँ पे 26 दिया हुआ था, क्यों दिया? क्योंकि वो जेड के, मतलब ए जेड होता है, तो जेड का कोड क्या होता है? 26 होता है, इसलिए यहाँ पे 26 दिया है। देन बी का क्या होता है? वाई होता है, वाई का कोड क्या होता है? 25 होता है, तो वही बी का कोड दे दिया है। एंड एन का कोड क्या दिया है? 13। 13 क्यों दिया हुआ है? कि एम एन होता है, एम का कोड कितना होता है? 13 होता है, इसलिए एन का कोड 13 दिया है। मतलब कि क्या हुआ, जो भी अपोजिट्स है गिवन लेटर्स के, उसका कोड लगाया हुआ है। तो हम अभी लैंड का कोड निकालेंगे, LAND, लैंड। एल का क्या होता है? LO, ओ होता है, ओ का कोड कितना होता है? 15। देन ए का क्या होता है? जेड, जेड का कोड कितना होता है? 26। एन का क्या होता है? एम, एम का कोड कितना होता है आपका? 13। एंड देन डी, डी का क्या होता है? W, एंड W का कोड कितना होता है? 23। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, 26, 13 एंड 23। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो लॉजिक था वो ये था कि जो लेटर्स थे उसके अपोजिट्स की पोजिशनल वैल्यू गिवन थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इफ माइंड बिकम्स KGLB, तो ऐसे लिखना है MIND, माइंड, और इसके नीचे लिखना है KGLB। एंड आर्ग्यू विल बी YPESC, आर्ग्यू विल बी YPESC। देन व्हाट विल बी DIAGRAM, क्या होगा? डायग्राम का कोड क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, M के बाद K आ रहा है, I के नीचे G आ रहा है, N के नीचे L आ रहा है और T के नीचे B आ रहा है। इनके बीच में एक एक लेटर्स की गैपिंग है। ठीक है, KLM, GHI, LMN, BCD, मतलब कि क्या हो रहा है, एक लेटर की गैप आ रही है। तो उसी तरह डायग्राम का क्या हो जाएगा, डायग्राम के नीचे अगर हम C को छोड़ते तो फिर क्या आएगा? B आएगा। ऑप्शन B और D में B गिवन है, बाकी तो L और G है, मतलब ये दो ऑप्शंस क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो अब हम इन दोनों में से आंसर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक ये कॉमन कहाँ तक है वो देख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है वहीं पे हम आंसर निकालेंगे। BG, Y भी कॉमन है, E और P पे अगर हमने निकाल दिया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वो है हमारा फोर्थ लेटर। तो G की अगर एक गैप में अगर हम लाते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा आपका? E आएगा। E, F और G, तो E चाहिए। E कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन B में गिवन है, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? क्या था यहाँ पे? एक लेटर्स का गैपिंग दिया हुआ था। ठीक है, एक लेटर्स की बीच में गैप थी, उसी को हम बोल सकते हैं -2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि M को -2 किया तो आया आपका K, I को -2 किया तो क्या आया? G। या फिर आप इजीली ये बोल सकते हो कि एक लेटर्स का गैपिंग था बिटवीन M और L। वैसे ही Y, और जैसे Y के बाद क्या आता है? Z आता है, फिर A आता है, P के बाद Q आता है, फिर R आता है। तो एक लेटर्स का गैपिंग था। तो हमने क्या किया यहाँ पे? बहुत लॉजिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश की। हमारा पहला लेटर हमें पता चल गया था कि B आ रहा है, जो कि हमारा B और D में था गिवन। ठीक है, अब उसके बाद भी क्या था कि वो B, G, Y यहाँ तक कॉमन था, और जो ऑप्शन में चेंजेस हो रहे थे वो E और P आ रहे थे, वो 2 और 4 में। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे E आएगा या P आएगा, हमें पता चल गया कि E आ रहा है, तो ऑप्शन B उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस, जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके साथ मैंने आज जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की भी आज हमने प्रैक्टिस की। आपको रीजनिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे पता होने इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि पिछले बार जिस टाइप्स में क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर जिस टॉपिक से उठाए गए थे उसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। पिछले साल आपको ना ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ना आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन था। ऐसा हो सकता है कि इस साल उस पर भी क्वेश्चन आ सकता
सकते हैं, तो उसके लिए आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। इसलिए हम जो आए थे वो भी डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिए थे और वो जो पूछ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाओ। आई होप आपको आज का सेशन पूरा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। अगर आपने बेल बटन को प्रेस नहीं किया होगा तो उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।